हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके पहले के टॉपिक हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको 12वीं की फिजिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको ये वाला वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। वैद्युत द्विध्रुव इसके पहले वीडियो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको ऊपर समझाता हूँ। तो वैद्युत द्विध्रुव में होता क्या था, मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दो समान आवेश होने चाहिए। अगर ये Q है तो ये भी Q होना चाहिए, लेकिन अगर एक ऋण है तो दूसरा धन होना चाहिए, यानी कि विपरीत, समान किंतु विपरीत आवेश होने चाहिए, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होनी चाहिए, यानी कि इनके बीच की दूरी क्या है, 2l मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके कारण किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो दो बिंदु पर हम निकालते हैं। एक तो अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति मतलब क्या होता है, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा पर किसी बिंदु पर, ठीक है, चाहे वो बिंदु यहाँ पर स्थित हो या यहाँ पर स्थित हो, कहीं पर भी हो सकता है, मतलब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको अक्ष बोलते हैं। और उसी पर अगर कोई बिंदु स्थित हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, पहला हमारा है अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति आपको समझ में आया, अच्छी स्थिति, ठीक, अच्छी स्थिति में। और एक होता है निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति मतलब क्या होता है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत तथा लंबवत बिंदु पर, ठीक है, या देखिए लंबार्धक के बिंदु पर, ठीक है, देखो यहाँ से एक बिंदु हमने ले लिया और इससे इस पर लंब डाला। अगर ये लंब जो है इस बिंदु को, मतलब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को आधा करता है तो इसको हम बोलते हैं लंबार्धक। और इस लंबार्धक पर अगर कोई भी बिंदु स्थित होगा तो उसको हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति में। क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो इस वीडियो में हम दोनों को निकालेंगे। पहले हम अच्छी स्थिति में निकालेंगे। आपको समझ में आ गया अच्छी स्थिति क्या होती है। अच्छी स्थिति मतलब कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको अक्ष बोलते हैं, और उसी रेखा पर कहीं पर भी कोई बिंदु स्थित हो, ऊपर नीचे नहीं, उसी रेखा पर स्थित हो, तो उसको हम अच्छी स्थिति में बोलते हैं। आइए निकालते हैं। पहला हमारा जो है अच्छी स्थिति है, क्या है, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में क्या निकालना है, वैद्युत, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, किसके द्वारा निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। आइए पहले वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। देखिएगा, हाँ, मान लेते हैं एक आवेश हमारा यहाँ पे रखा है, ये मान लो -Q है, और दूसरा आवेश, देखिए इसको आपको दिखाने के लिए मैं दूर दूर बना रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो ये दोनों आवेश क्या होते हैं, बहुत पास में होते हैं। ठीक, अब इनके बीच की दूरी क्या है, मान लो पूरी दूरी क्या होती है, 2l। इसको जब मैंने द्विध्रुव पढ़ाया हुआ था तो आपको बताया हुआ था। और इसका मध्य बिंदु क्या है, मान लेते हैं O है। ठीक, यानी कि ये इतना l, इतनी दूरी क्या होगी, l होगी, और ये इतनी दूरी क्या होगी, l, दोनों का योग 2l। ठीक, अब मान लो कि इसको पॉइंट को नाम दे दो A और B। ठीक है, अब इससे क्या है, इसके मध्य बिंदु से, ये मध्य बिंदु है ना, यहाँ से मान लो कि R दूरी पर एक बिंदु है। कौन सा बिंदु है, इसके अक्ष में एकदम यहाँ पे आपको एक बिंदु मिल जाएगा P। कौन सा बिंदु है, P। दूरी कितनी है, ये इसके मिड पॉइंट से, देखिएगा मध्य बिंदु से यहाँ पे R दूरी पर एक बिंदु P है। तो हमें क्या करना है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए, तो देखो, चूंकि हमने आपको जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सिखाया था तो उसमें सिर्फ एक ही आवेश होता था, और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेते थे। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव से निकालना है तो इसमें देखो दो आवेश है, एक +Q है और एक -Q है, और इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक आवेश द्वारा निकाल लेंगे, फिर दूसरे आवेश द्वारा निकाल लेंगे, और उनकी दिशा, जो भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आएगी उसको सदिश नियम से हम जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, +Q के कारण, +Q के कारण, +Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा। देखिए इसको हम मान लेते हैं E1 से दिखा देते हैं। इसके कारण जो हो रहा है, या E1 कह लो या आप EA कह लो, EB कह लो, क्योंकि देखो ये वाला आवेश क्या है, बिंदु B पर रखा हुआ है, तो इसलिए इसको EB कह देते हैं, जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, तो देखो ये क्या है, धन आवेश है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E = 1/4πε0। और जिस आवेश के कारण निकालना हो वो आवेश लिख लो, और जिस बिंदु पर निकालना हो उसकी दूरी लिख लो।
तो देखो ये वाला आवेश हमारा बी पर रखा है, बी से पी की दूरी कितनी है, देखो ओ से अगर देखें पूरा इतना कितना है, आर है, ठीक, तो इतना कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करो, आर में से ये वाला दूरी निकाल दो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल दो, तभी तो आपको इतनी दूरी मिलेगा ना। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आर है, ठीक, हमें चाहिए कितना, इतना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इतने में से ये इतना निकाल देते हैं, छोटा सा एल निकाल देते हैं, तो हमें इतना मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ। तो देखो पूरा अगर हमें दूरी चाहिए कितना, दूरी मतलब बीपी चाहिए, तो बीपी क्या होगा, बीपी बराबर हो जाएगा पूरे में से आर माइनस ये छोटा वाला एल निकाल दो, तो हमें दूरी मिल जाएगी, ठीक। तो ईबी यानी कि बी वाले आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, दूरी अब लिख लो, दूरी क्या है, दूरी यहाँ पे हमने निकाला आर माइनस एल, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक। अच्छा दिशा क्या होगी, देखो ये धन आवेश है, तो धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना, वो बाहर की तरफ होती है, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे ईबी है, ठीक। ईबी मतलब कि बी वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक चीज़ हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए माइनस क्यू का कारण निकाले थे, क्योंकि दो आवेश थे ना, तो दोनों के कारण निकालना होता, तो हम अलग अलग निकाल ले रहे हैं। तो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो, देखो अब देखो चूंकि देखो यहाँ पे माइनस क्यू किस पॉइंट पर रखा है, ए पे, तो हम मान लेते हैं इसको ई ए, ठीक है। आप E1 और E2 भी मान सकते थे, लेकिन यहाँ पे EB और EA मानने से थोड़ा स्पष्ट हो जा रहा है। EA मतलब क्या, जो A पर आवेश रखा है इसके कारण, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला वही लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका आवेश ले लेते, परिमाण सिर्फ लेंगे, Q है तो Q ले लिए। अब देखो यहाँ से इसकी दूरी कितनी होगी, मतलब कि A पॉइंट से P की दूरी क्या होगी, देखिए आप देखकर बता सकते हो। देखो पूरा हमें निकालना है P से A तक, ठीक, और इतना कितना है, R है, R में अगर हम L वाली ये लेंथ जोड़ दे तो यहाँ तक आ जाएगा ना पूरा। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ AP मतलब A से P की दूरी कितनी हो जाएगी, A से P की दूरी क्या हो जाएगी, R प्लस L, क्या हो जाएगा, R प्लस L, ठीक। तो यहाँ पे फार्मूला क्या होता था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q, जिस आवेश के कारण निकालना हो और जिस बिंदु पर निकालना हो उसकी दूरी का स्क्वायर, तो R प्लस L का स्क्वायर, ठीक। अच्छा अगर यहाँ पे आपको दिशा मैं पूछ लूँ दिशा क्या होगी, तो दिशा बता सकते हो, देखो ये ऋण आवेश है, और ऋण आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना, वो क्या होती है, उसी की तरफ होती है, मतलब उसी आवेश की तरफ होती है, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर EA। समझ में आया, धन आवेश के कारण आवेश से दूर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, और जो ऋण आवेश होता है उसकी तरफ दिशा होती है ऋण आवेश के कारण, ठीक है। ये सब मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, ठीक है। चलिएगा देखते हैं EB और EA, ठीक है, ये चीज़ दो चीज़ें हमें मिल गई। अब देखिए ये क्या है, दोनों विपरीत हैं, देखो EB इस डायरेक्शन में है, EA इस डायरेक्शन में है, तो अगर आपने सदिश बीजगणित पढ़ा होगा तो उसमें जब भी दो वेक्टर विपरीत दिशाओं में होते हैं, ठीक है, तो उनका परिणामी का मतलब रिजल्टेंट यानी कि कुल मान जो निकालते हैं वो क्या करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, EB वाला क्या होगा, आपका बड़ा हो जाएगा, ठीक है, EB वाला बड़ा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप तुलना करके देख सकते हो, देखो बाकी सारी चीज़ें सेम है, R माइनस एल यहाँ पर है, R प्लस एल यहाँ पे है, यानी कि R माइनस एल छोटा होगा। और ध्यान दीजिए जब भी किसी भी भिन्न का अंश हर जो छोटा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, तो यहाँ पे अगर ये R माइनस एल छोटा है R प्लस एल से, जो कि ये छोटा है, तो ये क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अगर इसको हम E मान लें तो E बराबर क्या हो जाएगा, EB, बड़े वाले में से हमने छोटे वाले को घटा दिया। आइए घटा के देखते हैं कितना आएगा। EB का मान रखते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, EB का मान रखते हैं Q बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस EA का मान रखते हैं क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्या क्या कॉमन होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या यहाँ से, ये बचाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से क्या बचेगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये हो जाएगा
आर स्क्वायर, देखो ये है आर माइनस एल, यानी कि ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखो चूंकि स्क्वायर लगा है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये सीधा सा अलजेब्रा है, ठीक है, जिस तरीके से हम गुणा भाग करते हैं। ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चूंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, इस दोनों को जोड़ने पे ऊपर आ जाएगा एल आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये भिन्नों का जोड़ घटाव है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप समझदार हैं, समझ जाएंगे, ठीक है। देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा, देखो अगर आप इसको ओपन करोगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r आएगा। इसको ओपन करोगे तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और आपको यहाँ पे +2, देखो एक बार मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lr, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lr हो जाएगा, ठीक। और डिवाइड कर देंगे इसको, कैसे डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर से। देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, यहाँ पे देखें तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। बाकी जो बचेगा उसको जोड़ करके हम यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो ई बराबर क्या बच रहा है यहाँ पे, अगर देखें तो यहाँ से देखो सब कुछ कैंसिल आउट हो गया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बचा है, देखो यहाँ से 4, देखो 2lr और 2lr जुड़ेगा तो 4lr हो जाएगा, और इसे देखो क्यू भी बचा है, तो इसको क्यू भी आगे लिख देते हैं। चलो क्यू हमने क्या किया, चलो क्यू को यहाँ लिख देते हैं, इंटू क्यू बटा इनके बीच की दूरी क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। इतना चीज़ हमें मिल गया है। देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, चूँकि देखो एल क्या था, बहुत छोटा था, एल जो क्वांटिटी मैंने आपको बताया था कि बहुत छोटा है, और आर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अगर बहुत बड़े क्वांटिटी में से बहुत छोटी क्वांटिटी घटाओगे ना तो क्या हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आर जो है आपका ना बहुत बहुत बड़ा है किससे, एल से, तो एल की जगह हम 0 रख देते हैं, या ऐसे समझो कि एल को हटा देते हैं नीचे से। तो देखो आएगा क्या, ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो यहाँ पे देखो इस चीज़ को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं 2, ठीक है, और देखो इसको हम क्या लिखते हैं 2q इंटू 2l, ठीक, और बटा आर स्क्वायर, और चूँकि हमने यहाँ पे l से हटा दिया है तो r की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। क्या आपको समझ में आया, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, जो 4 था उसको हमने क्या किया, 2 और 2 में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 अलग अलग कर दिया, फिर q और 2l को एक साथ लिख दिया, r को एक साथ लिख दिया। देखिए ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि जो हमने पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, उसका फार्मूला क्या होता था, p बराबर 2ql ना। तो देखो यहाँ पे 2ql बन रहा है कि नहीं, ये चीज़, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट p लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो e इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, और ये क्या होता है p के बराबर, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है p, ठीक। अब देखो यहाँ से r से एक r कट जाएगा तो कितना बचेगा, r3। ये होता है किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, समझ में आया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p/r3। p क्या है, p जो है इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, ठीक है, और इसका मान क्या होता है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। देखो p बराबर 2ql होता है, ये आप जानते हो, तो ये होता है p बराबर होता है 2ql, ठीक है। ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हो गया, इसलिए हमने 2ql की जगह p को रखा है, और इस r से ये वाला r कट गया तो यहाँ पे r³ हो गया, ठीक है। देखो यहाँ से l जो है, l का मान बहुत छोटा है इसलिए हमने l को हटा दिया, तो आर स्क्वायर पहले से था, 2 बाहर भी लगा हुआ तो पावर कितना हो गई, 4 हो गई, एक पावर कट गया तो इतना हो गया, ठीक है। ये अच्छी स्थिति में हो गया, ठीक। और इसकी दिशा क्या होगी, देखिएगा, देखो ये बड़ा वाला वेक्टर है और ये छोटा वाला वेक्टर है, तो इसकी जो दिशा आएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा, उसकी दिशा क्या होगी, इसी दिशा में होगी, बाहर की तरफ ई, ठीक है। अब हम चलते हैं निरक्षीय स्थिति में निकालते हैं। देखिएगा यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु स्थित हो तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। निरक्षीय स्थिति मैंने आपको समझाया है कि जैसे मान लो कि ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी क्या है, टोटल क्या है, पूरा 2l है, ठीक, और इसका एक मध्य बिंदु है O, तो यहाँ से ये l हो जाएगा, ये l हो जाएगा, और इसके लंबार्धक की दिशा में एकदम इसके जो लंबार्धक होगा, यानी कि इस पर 90 होगा और इसको डिवाइड भी करेगा, तो इस पर मान लो कोई बिंदु क्या है आपका P है, ठीक है, ये बिंदु क्या है P है, ठीक, यहाँ पे P लिखा देते हैं, ये इस बिंदु है, ठीक है। तो देखो ये क्या है R, मान लो कि O बिंदु O से क्या है R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। तो जो ये वाला ये होगा, ये दूरी होगी
ठीक, ये दूरी, ठीक, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, वैसे मुझे इसको थोड़ा नीचे बनाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे अभी चित्र बनाने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक, इसको नीचे ही बना लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो फिर से बनाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, इनके बीच की जो दूरी है उसको मान लेते हैं क्या है, टोटल पूरा कितना है, 2L है। ठीक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पर आपका माइनस क्यू आवेश है, इस पर प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच का मध्य बिंदु ओ है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट ले लेते हैं, इससे इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, ये वाला, ये 90 है, और चूंकि लंबार्धक पर है तो इस पर जो एक बिंदु अगर लेंगे तो वो क्या होगा, निरक्षीय स्थिति में वो बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मिलाते हैं और इसको मिलाते हैं। देखो मान लेते हैं ओ से इस बिंदु की दूरी कितनी है, r मान लेते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, PA बराबर PB के होगा। देखो PA बराबर होगा PB के, और PA PB दोनों आपस में बराबर होंगे और इनका मान हो जाएगा अंडर रूट। चूँकि देखो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। और देखो ये मध्य बिंदु है ओ ना, तो इसकी दूरी कितनी होगी, L, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक LL हो जाएंगे। तो देखो ये कर्ण है PB, ठीक है, इस तरीके से PA भी कर्ण है, तो ये हो जाएगा r² प्लस L का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, r का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, ये चीज़ हो गई। अब देखिएगा हमें क्या करना है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि दो आवेश है तो एक बार हम इस आवेश के कारण, एक बार इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, और उसके बाद दोनों का सम कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे, क्योंकि सदिश राशि है तो हमें निरक्षीय स्थिति में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं, सबसे पहला काम हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे काम पहले कर लेते हैं। चलो इसके कारण निकाल लेते हैं। देखो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू किस बिंदु पर रखा है, माइनस क्यू जो है ए बिंदु पर रखा है ना। माइनस क्यू के कारण बिंदु किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर निकालना है, बिंदु P पर, बिंदु यहाँ पे लिख लो, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इसके कारण क्या होता है, देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब देखो E पर है, A पर है ना, तो A पर क्या मान लेते हैं, A पॉइंट है। ठीक, ये मतलब क्या है कि जो A पर आवेश रखा है उसके कारण, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या होगी कि जिस आवेश के कारण निकालते हैं उस आवेश को ले लेते हैं, तो यहाँ पे उसका परिमाण ले लिए, और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यानी कि AP का स्क्वायर। AP कितना है, देखो या PA या AP कितना है, आपका रूट है। अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि AP का अगर हम स्क्वायर कर दें तो इसका मतलब इसका स्क्वायर तो कितना हो गया, r² प्लस L²। ठीक, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे ना तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, r² प्लस L²। समझ में आया, रूट क्यों नहीं लिखते हैं, रूट स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो ऋण आवेश होता है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेश की तरफ होती है, मतलब कि जो ये होगा हमारा, ठीक, ये होगा, यानी कि A पर रखे आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, समझ में आया। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, ये दिशा में हो जाएगा, सॉरी ये नहीं है, मतलब कि PA दिशा में, इस तरफ क्या हो जाएगा, P से A की तरफ। ठीक, अब क्या करना है, अब प्लस क्यू के कारण निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू के कारण, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस क्यू है, इसके कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो फार्मूला लिखते हैं। देखो ये इसको EB लिखते हैं। EB क्यों लिखेंगे, क्योंकि B पर स्थित है प्लस क्यू आवेश। ठीक, तो बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला होता है कि किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो क्या करो, पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लो, फिर उस आवेश का मान लिख लो, परिमाण हमने लिख लिया Q, फिर जिस बिंदु पर निकालना हो उसकी दूरी का स्क्वायर ले लो। तो देखो हमें P बिंदु पर निकालना है, तो B से P की दूरी कितनी है, P से B की दूरी कितनी है, PB है, और अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से यही आ जाएगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, r² प्लस L²। ठीक, समझ में आया। अब देखो दिशा क्या होगी, चूंकि धन आवेश है, और मैंने बताया है कि धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो सदैव आवेश से दूर की तरफ होती है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
इसको मिलाने वाली रेखा से दूर की तरफ हो जाएगा, इसको हमने नाम दे दिया ई बी। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पर दिशा क्या हो जाएगी, देखिए तो बी पी, यानी कि बी से पी की तरफ ऐसे, तो ये हो जाएगा बी पी दिशा में, उसी तरीके से ये पी ए दिशा में था। ठीक है, अब देखो दो चीज़ें हमें पता चल गई कि इसके कारण क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके कारण क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए चूंकि इनको जोड़ना है परिणामी निकालने के लिए, अगर हमें बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो इस दोनों को जोड़ना होगा, लेकिन ये क्या है, दोनों सदिश राशि हैं, ई ए और ई बी क्या है, सदिश राशि हैं, तो इनको जोड़ने के लिए हमें वेक्टर के नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। आइए देखते हैं किस तरीके से इनको हम जोड़ेंगे। देखिए इसको हम सदिश के इसको वियोजित कर लेते हैं दो भागों में। देखिएगा इस आधार के समांतर एक रेखा हम खींच देते हैं। ठीक है, समझ में, इस आधार के समांतर एक रेखा हम खींच देते हैं और उसके बाद देखिएगा यहाँ से ये वाला जो सदिश है, देखिए ये सदिश के जोड़ने का नियम है। अगर आपने सदिश बीजगणित में अच्छे से पढ़ा है तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, वरना जो मैं बता रहा हूँ आप देख लीजिए। ठीक है, देखिएगा ये आधार है, इसके समांतर हमने एक रेखा खींच दी। अब ये वाले सदिश को हम यहाँ पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं ये, तो देखिए ये सदिश और ये सदिश का परिणामी क्या हो जाएगा, ये वाला सदिश हो जाएगा। ठीक है, अगर हम मान लें, देखो ये कोण अगर थीटा है, ठीक है, ये कोण थीटा है तो कि ये रेखा और ये रेखा परस्पर समांतर है और एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है, तो जैसे मान लो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समान हैं तो इसलिए ये कोण भी थीटा होगा। बहरहाल इससे हमसे मतलब नहीं है, हमसे इस कोण से और इस कोण से मतलब है। ठीक है, आइएगा देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ। ओके, अभी देखो यहाँ पे कॉस थीटा का काम लगने वाला है। कॉस थीटा का मान अभी निकाल लेते हैं। देखो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें पी ओ बी में, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार आपका एल। ठीक, और क्या होगा आपका कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण मतलब कि ये वाली रेखा पी बी का मान कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अभी इसका काम लगेगा, ठीक है, इसलिए हमने इसको निकाल लिया। आइए देखते हैं। देखो इनको जोड़ने के लिए सदिश नियम का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए कैसे जुड़ेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर का एक हम कंपोनेंट निकाल लेते हैं इस दिशा में। देखो ये वास्तव में कुछ इस तरीके से जुड़ेगा, जैसे कि मान लो ये ई बी वेक्टर है, ठीक, ये वाला, और ये वाला आपका क्या है, ई ए वेक्टर है। ठीक, ई बी और ई ए वेक्टर हो गया, और ये कोण क्या था, थीटा। तो इन दोनों का, ये भी थीटा ही आएगा। ठीक है, इन दोनों का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में अगर हम निकालें तो जानते हो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई बराबर, इसको आप लिखो, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये वाला वेक्टर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो जिससे कोण बना रहा है ना, ई बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। ठीक, देखिए ये जोड़ने का सदिश का नियम है। ठीक है, अब देखो, और चूंकि ये इसकी दिशा में ई बी कॉस थीटा आया है ना, तो इसके परपेंडिकुलर दिशा में क्या आ जाएगा, ई बी साइन थीटा। ठीक, इस तरीके से ये इसके डायरेक्शन में क्या आया है, ई ए कॉस थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, ई ए साइन थीटा। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को वियोजित कर दिया दो पार्ट में। एक तो जो इस डायरेक्शन में आया ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा, और ये दोनों समान आएंगे किंतु विपरीत आएंगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा जो ई ए है और ई बी है, क्या आपको ये दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, देखिएगा एकदम दोनों समान है। ठीक है, तो देखो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों विपरीत हैं, तो जब दोनों विपरीत होंगे तो इनका परिणामी जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जो दोनों एक दिशा में आ रहे हैं वो दोनों जुड़ जाएंगे। तो इसलिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगी ई, अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ई ए और ई बी दोनों के मान समान हैं, सॉरी यहाँ पे कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, तो देखो जोड़ने पर क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, इन दोनों के मान समान है एकदम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1/4 एप्सिलॉन नॉट मान रख रहे हैं। ठीक है, क्यू बटा क्या हो जाएगा, ये है क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, और देखो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 2 × 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो कॉस थीटा का मान अभी मैंने आपको बताया था क्या होगा, एल बटा
आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट, देखो यहाँ पे हो जाएगा एल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पर पावर कितनी है 1/2, तो दोनों को अगर हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एल। इस 2 को क्या करो इसके साथ लिख दो। ठीक, और ये पावर कितनी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। कैसे, एक पावर यहाँ पर है 1/2 पावर यहाँ पर है, 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा 3/2। फिर वही कंडीशन यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चूँकि आर जो है ना हमारा बहुत बड़ा है किससे, एल से, आर बहुत बड़ा है तो एल को यहाँ पे हम इग्नोर कर देते हैं, तो ई बराबर हमें मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 2QL को हम क्या बोलते हैं, 2QL को हम पी बोलते हैं, और देखो यहाँ से एल को हटाएंगे ना तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, हमने एल को हटा दिया। ठीक है, तो 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आएगा आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है 1/4 एप्सिलॉन P/r³ होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छी और निरक्षीय स्थिति में थोड़ा सा ये टफ पड़ जाता है, क्योंकि ये वैद्युत जो है मतलब कि जो सदिश राशियाँ हैं उनके योग का ये नियम है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जोड़ते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।